क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कैसे लिखा है, आउटलाइन द इंपॉर्टेंस रिफॉर्म्स एंड व्हाट आर द चेंजेस दैट हैज बीन ब्रॉट इनटू द कैपिटल मार्केट इन इंडिया। मतलब और कैपिटल मार्केट जो है इंडियन के कैपिटल मार्केट में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगेन वापस क्या लिखोगे आप, इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन में आपको वही लिखना है कि कैपिटल मार्केट क्या है, लॉन्ग टर्म फंड्स का है, इसके अंदर कौन से मार्केट होते हैं, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा बोरिंग होता है, यहाँ पे लेंडिंग बोरिंग, डेट और इक्विटी। वही सेम एक्सप्लेनेशन जो है आपको लिखना है, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज और मैंने पॉइंट मिस किया, ये विद इन और आउटसाइड दी कंट्री भी है, ठीक है। मतलब जो है मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कंपनी के जो शेयर्स होते हैं तो क्या सिर्फ इंडिया वाले इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं ना, बाहर कंपनीज के भी करते हैं ना, उसको लोग FII बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो बाहर के कंपनी वाले भी क्या करते हैं, इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए वो बोला है आउटसाइड दी कंट्री, और विद इन दी कंट्री दैट इज डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। याद रहेगा आपको, वो पॉइंट मिस आउट हो गया। फिर देखो ये रिफॉर्म है, अगेन यहाँ पे जो है आप इस तरीके से जो है इसको हम बोलते हैं माइंड मैप। हमेशा क्या करना है आपको, माइंड मैप बना लेना है जब भी आप कोई भी आंसर पढ़ रहे हो, नॉट अबाउट इकोनॉमिक। अगर आप कॉमर्स अपना कॉमर्स भी कर रहे हो या फिर मार्केटिंग रिसर्च कोई और दूसरे एक्सपोर्ट मार्केटिंग करो, तो मेक श्योर कीजिएगा हर आंसर का जो भी इंपॉर्टेंस आप माइंड मैप ड्रॉ कर लो। माइंड मैप ड्रॉ करने से दो फायदा होता है, एक तो हमको आंसर जब भूलने लग जाए तो हम एक बार देख लेंगे, याद हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, हमको पॉइंट्स जो रहता है वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। एक डायलॉग मैंने बताना भूल गया, बुक्स जब भी आप खोलते हो तो बुक्स इज लाइक नवी नवेली दुल्हन, जब भी खोलो नहीं लगती है, बरोबर ना, बरोबर है कि नहीं बरोबर है। ऐसा कभी कोई देखो आप बुक खोलो तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन ये माइंड मैप बना लेगा तो उसको 2 मिनट में देखेगा, पूरा फ्लैशबैक एक साथ हो जाएगा। लेकिन बुक्स फ्लैशबैक नहीं होगा, बुक्स इज लाइक नवी नवेली दुल्हन। किसी था उसको डायलॉग को मैंने कॉपी कर लिया। चलो पहला इंस्ट्रूमेंट है रिफॉर्म, डिस्क्लोजर ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब मुझे बताओ जब भी कोई मार्केट कंपनी शेयर मार्केट जब लिस्ट होगी या जब IPO इशू करेगी तो क्या वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने से मना कर सकती है? अच्छा क्या उसके अंदर कोई माल प्रैक्टिस कर सकता है, उसके अंदर क्या उसके अंदर कोई अल्टरेशन कर सकता है? नहीं कर सकता है। प्रॉपर जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस है, जो भी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो भी मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीजें जो है कंपनी को प्रिपेयर करके पब्लिक को, जो भी इन्वेस्टर्स है उनको जब प्रोस्पेक्ट्स बनाता है, ठीक है, जब इन्विटेशन देता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये मेक श्योर करना चाहिए कंपनी को सारे डिटेल्स प्रॉपर सही तरीके से पब्लिक डोमेन में पब्लिश करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज एज अ पब्लिक, एज अ इन्वेस्टर्स, I need to know, like I must know about the company's full overall 360 की डिग्री की, उसके अंदर क्या क्या कंपनी के अंदर चल रहा है, क्या प्रोडक्ट है, क्या फाइनेंशियल कंडीशंस है, कितने लोन उसके लिए हैं, कौन सा लोन रिपेमेंट हुआ है, उसका मार्केट में कितने क्लाइंट्स हैं, कितने बड़े ऑर्डर्स हैं, वो सारी चीज़ें हमको क्या होना चाहिए, पता होना। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि कोई भी कंपनी जो शेयर मार्केट मतलब जो कैपिटल मार्केट में प्रैक्टिस करते, मेक श्योर करेगी कि वो क्या करेगी, सारी चीज़ें क्या करेगी, वो डिस्क्लोज करेगी। रिस्क फैक्टर क्या, वो भी क्या करना है, डिस्क्लोज करना। देखो कंपनीज रिक्वायर टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स एंड स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू देयर प्रोजेक्ट्स। जैसे सेबी हैज आल्सो इंट्रोड्यूस द कोड ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर द पब्लिक इशू फॉर द फेयर, ट्रस्टफुल एंड डिस्क्लोजर। मेक श्योर करेगा सारी चीजें क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से अगर कोई मिस आउट करता है तो ट्रेडिंग है जो भी सिस्टम उसको कैंसिल कर सकता है या फिर उसको क्या करेगा, फाइन पेनल्टी चार्ज करने के लिए। क्योंकि जो कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है वो तो इन्वेस्टर्स का पैसा डूबना नहीं चाहिए, अगर डूब गया तो वो विल रिस्पॉन्सिबल। जैसे RBI क्या करता है, मनी मार्केट को कंट्रोल करता है, जैसे सेबी क्या करता है, पूरे मार्केट कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है। तो सेबी का मेन फंक्शन यही है कि प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टर, एंड ऑल्सो जो फ्रॉड हो रहे हैं वैसे ना फ्रॉड हो, राइट। तो उस केस में जो है पहला कंपनी बोला रिफॉर्म कैपिटल के अंदर कि सारे जो है डिस्क्लोजर आपको एज पर द रूल सारी चीजें क्या करना है, रिस्क फैक्टर या जो भी प्रोजेक्ट डिटेल सारी चीजें क्या करना है आपको पब्लिक डोमेन में जो है इन्वेस्टर्स के लिए पब्लिश करना है, सो दैट एज अ इन्वेस्टर्स आई कैन टेक राइट डिसीजन कि मेरे लिए वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। आपको पता होना चाहिए कि जो भी लिस्टेड कंपनीज होते हैं उसके बहुत सारे, जैसे क्रिजल है, ठीक है, ऐसे अलग अलग एजेंसीज हैं जो क्या करती हैं, कंपनीज के बिजनेस प्रोसेस को रिसर्च करती हैं, उनका जो लोन है, जो बिजनेस प्रोसेस प्रोडक्ट है, उन सब के ऊपर वो रिसर्च करके फिर उनको रेटिंग देती है।
अब रेटिंग अगर A+ रहा तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है, अगर उसका B रेटिंग रहा तो C रेटिंग रहा या माइनस में रहा तो उससे पता चलता है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो सब इंक्लूड करते हो, उससे पता चलता है कंपनी अच्छी है या नहीं है। तो जब भी आप कहीं कोई शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे पैसा, आप मेक श्योर करो कि इस कंपनी का रेटिंग चेक करो कि पहले क्या था और अभी क्या था, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी सही। अच्छा, ये एक क्राइटेरिया नहीं होता है, बट फिर भी यहाँ पे कैपिटल मार्केट के अंदर जो है बहुत सारी कंपनीज है, जैसे यहाँ पे देखो क्रिजल और आई केयर, ये लोग क्या करते हैं, जो अच्छी कंपनीज है उसको रेट करते हैं। जो A+ है वो अच्छी कंपनी है, जो कम रेटिंग जिसका माइनस हो गया मतलब वो कंपनी हो सकता है उसके अंदर कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो सकता है, मैनेजमेंट का इशू हो सकता है कि लोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, रीपेमेंट नहीं हो, कैश इनफ्लो कम हो गया हो, आउटफ्लो ज़्यादा हो गया हो, मे बी ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। नाउ डिफरेंट क्रेडिट एजेंसीज लाइक क्रिजल, आई केयर और केयर एक्सेट्रा आर सेटअप टू मीट द emerging needs of the capital market. How? Credit rating agencies provide the risk quality investment for जो है instrument by the business units, जो भी business उसका करता है, so that it helps to healthy discipline of the borrowers and guide the investors. borrower के लिए भी अच्छा है भाई, जब borrow कर रहा है तो सही है कि उससे पता चलता है, प्लस जो है एक इन्वेस्टर्स के लिए भी पता चलता है कि भाई ये इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड ये पॉइंट? क्या जो है बेसिकली इस पॉइंट ये बोलता है कि अच्छा क्रेडिट रेटिंग रहेगा तो एक इन्वेस्टर के लिए पता चलेगा भाई एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर, तो उसका पैसा नहीं डूबे। अगर वो माइनस में जा रहा है, उसका नेगेटिव जो रेटिंग है पहले A+ था, अब A चला जा रहा है या B चला जा रहा है, B+ हो रहा है, तो मतलब वो क्या हो रहा है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं कमी है। अब हो सकता है मैनेजमेंट में, हो सकता है प्रोजेक्ट्स जो कर रहे हैं प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट हो सकता है लोन डिबेंचर्स कुछ इश्यू हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोला है, कैपिटल मार्केट के अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो पैन कार्ड क्या है, मैंडेटरी है। तो इसी के लिए एक्सप्लेनेशन कुछ ये एक्सप्लेन के लिए, जब भी आप कभी भी शेयर मार्केट में कोई भी स्टॉक्स या SIP आप करेंगे तो आपको पैन कार्ड जो है मैंडेटरी लगता है, क्योंकि उससे ही आपका पूरा ट्रांजेक्शन डील होता है। 2 दिन पहले जो है मेरा ATR भरवा है तो उसमें पैन कार्ड का और आधार कार्ड का OTP आता है, फिर उससे वेरीफाई होता है ATR मेरा भर, ठीक है। आप लोग भी ITR भरवा सकते हो अगर आप डेली बेस मतलब थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करते रहेंगे, 10,000 15,000 सैलरी आपकी आती रहेगी, ITR बनवा लो। उससे फ़ायदा क्या होता है, 10 साल का ITR फाइल रहेगा तो आप जब लोन लेने जाओगे तो आपको वहाँ पे चेक यू मे गेट दी लोन ईजिली, क्राइटेरिया होता है वो फिलफिल। हाँ, सेकेंड नेक्स्ट 4th पॉइंट क्या, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर। अब इसके अंदर इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आप देखो कि आज के वक्त में जितने भी एड्स आते हैं वहाँ पे लिखा रहता है सब्जेक्ट टू रिस्क, मेक श्योर रीड ऑल दी डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, सारी चीज़ें आपको देखना। तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करता है जिससे भाई आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन आप खुद की सर्च करके करना है, किसी के बोलने पे आपको नहीं करना है, आपको ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना है, ठीक है। इट मस्ट बी रेगुलेटेड मार्केट होना चाहिए। वही चीज़ बोला है कि डिस्क्लोजर एंड द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन दैट इज DIP गाइडलाइंस फॉर द न्यू इशूज टू प्रोसीड विद द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। इन शॉर्ट जो मैंने आपको बताया कि कोई भी मार्केट जब अपना शेयर लिस्ट करती है तो मेक श्योर करना चाहिए उसको सारी चीज़ें डिस्क्लोज करे, सो दैट एज अ इन्वेस्टर्स क्या कर सके, वो सही डिसीजन ले सके उसको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। सेबी ऑल्सो जो है इंट्रोड्यूस ऑटोमेटेड कंप्लेंट्स हैंडलिंग सिस्टम दैट डील्स विद द इन्वेस्टर्स कंप्लेंट। तो देखो आपको याद रहेगा कि बहुत सारे यूट्यूब पे ना बाप ऑफ चार्ट एक यूट्यूब चैनल था, उसने अश्मिता करके, अश्मिता पटेल, ठीक है, तो उसने उसके ऊपर सेबी ने क्या किया था, चार्ज लगाया था करोड़ों रुपीस का। उसने क्या किया था, कोर्स बेच के करोड़ों रुपीस कमाया था, लेकिन उसके शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से ज़्यादा कुछ 20-25 लाख ही सिर्फ प्रॉफिट हुआ। वैसे एस्ट्रो का एक था, ऐसे बहुत सारे जो यूट्यूब पे फाइनेंशियल एडवाइजर अपने आप को बता के वीडियोस जो मतलब बनाते हैं, लोगों को कोर्स बेचते हैं, तो उनका नुकसान होता है इन्वेस्टर, तो लोग कंप्लेन करते हैं, तो जब कंप्लेन करते हैं तो फिर उससे सेबी एक्शन लेता है। फिर देखो शायद उसका लाइसेंस कैंसिल कर। एक न्यूज़ एंकर था, उसने भी क्या करता था, वो अपने कोई तो फैमिली मेंबर के आईडी से शेयर्स खरीदता था और न्यूज़ पे आके बोलता था ये शेयर अच्छा है, जब प्राइस बढ़ता था उसको खरीद लेता था, तो वो खरीद के पहले से रखता था, प्राइस बढ़ता था उसको बेच देता था। फिर सेबी ने क्या किया, उसको चेक किया और उसका लाइसेंस कर दिया। सेबी क्या करता है, मॉनिटर करता है, चेक करता है कि भाई किसी इन्वेस्टर्स के साथ जो है ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। एक इन्वेस्टर अगर किसी का कंप्लीट कुछ इशू है, इनसाइडर ट्रेडिंग कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो क्या करो, उसको रिपोर्ट करो। और सेबी क्या करता है, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस बहुत इजी है। पहले क्या था, अभी का लेटेस्ट मैं आपको बताता हूँ। मेरे अकाउंट में जैसे DP अकाउंट में है, मेरा डिपॉजिटरी अकाउंट जो मेरा ट्रेडिंग का है, उसमें मान लीजिए मैंने 1 हफ्ते से ट्रेड नहीं किया, 2 हफ्ते से ट्रेड नहीं किया, और मैंने कोई
कोई भी होल्डिंग नहीं मैंने बनाया, किसमें, इंट्राडे वाले में या ऑप्शंस वाले में या फ्यूचर ऑप्शंस में अगर मैंने नहीं बनाया तो वो क्या होगा, 2 हफ्ते के बाद वो अमाउंट मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिक। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था, जब मेरे ट्रेडिंग मतलब डिपॉजिटरी अकाउंट में होता था, जब मेरा डीमेट अकाउंट्स में जब होता था, उसमें क्या होता था कि जो ओनर है, मतलब जो ओल्ड करता है, वो जो ब्रोकर है, वो ब्रोकर क्या करता था, मेरा पैसा यूज़ कर लेता था। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए थे, मेरा नहीं यूज़ किया, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जहाँ पे ब्रोकर क्या कर रहा है, वो पैसा क्लाइंट का यूज़ करके शेयर खरीद रहा बेच रहा है। तो ये जो अनइथिकल प्रैक्टिस था, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर वो ब्रोकर यूज़ नहीं कर रहा पैसा तो उसका अकाउंट वापस, उसका अमाउंट क्या करो, वापस से उसके अकाउंट में ट्रांसफर करो विद इन ए लिमिटेड टाइम पीरियड में, 1-2 वीक में। तो ये हमेशा होता है, मेरा कभी नहीं ट्रेड किया तो आ जाता है, 1 रुपया रहेगा तो भी अकाउंट में आ जाता है, क्रेडिट हो जाता है। अंडरस्टूड। ये चीज़ बताया यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो गया, प्लस अगर मान लीजिए मैं शेयर खरीदता बेचता विद इन T+1 और T+2 डे पे सेटल हो। अगर मैंने ऑप्शंस में ट्रेडिंग पोजीशन बनाया, प्रॉफिट हुआ, तो मेरे को रिफ्लेक्ट हो जाता है, नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में भी आ जाता है। तीसरे दिन तो समझो दूसरे दिन का एंड में जो है मैं क्या कर सकता हूँ, पैसे को विड्रॉ भी कर सकता हूँ, इमीडिएट विड्रॉ कर सकता हूँ। 10,000 से कुछ 1 लाख का तक का लिमिट है, उतना ही मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, उससे इमीडिएट वाला। अगर ज़्यादा करना है, 10 लाख करना है, तो ऐसे करना भी नहीं चाहिए कि उसके ऊपर टैक्स होता है। कुछ डाउट है किसी को यहाँ पे? बेसिकली आपको यहाँ पे समझना है कि जो भी ट्रांजेक्शन डील करने के लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस आ गया। देखो यहाँ पे लिखा है, ड्यू टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन रेसेंट द फिजिकल ट्रांजेक्शन। पहले क्या होता था कि शेयर मार्केट में क्या होता था, बोली लगता था ना, चिल्लाते थे फिर बेचते थे ना। शेयर मार्केट में पहले वो लोगों क्या करते थे, लोग क्राउड जमा होता था, फिर पेपर वर्क चिल्ला के बेचता था। अभी क्या है, ऑनलाइन आ गया, इजिली तुम क्या कर सकते। कुछ डाउट है किसी को? समझा कि नहीं समझा? नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्रीडम टू डिटरमाइन दी पार वैल्यू ऑफ शेयर्स। पार वैल्यू मतलब क्या है, जो इशू प्राइस, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर मेरी कंपनी है, अगेन फालतू लिमिटेड कंपनी, और उसको मैं आईपीओ इशू कर रहा हूँ, देन आई कैन डिसाइड मैं जो फेस वैल्यू उसकी कितनी होनी चाहिए, 10 रुपये होनी चाहिए, दैट कैन बी डिसाइडेड बाय दी कंपनी। वहां पे वो डिसाइड कर सकता है। वो अलग बात है, बाद में मार्केट प्राइस बढ़ जाए तो उसका प्राइस अलग हो जाए, बट यहाँ पे जो है फ्रीडम दिया गया है, दैट मीन्स फ्री कर दिया है, दैट कंपनी डिसाइड दैट जो है पार वैल्यू, दैट फेस वैल्यू। नाउ द सेबी हैज अलाउड दी companies to determine the par value of shares issued by the company, that is face value. Now the SEBI has allowed the issue of IPO through the book building process, and the primary goal of the book building is to find the equilibrium price at which the demand for the security matches the supply. Basically यहाँ पे भी डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट बताया, बट फिर भी कंपनी जो है अपना रिसर्च करके जो है अपने हिसाब से जो है बुक के हिसाब से अपना पार वैल्यू जो है डिसाइड कर सकते हैं। पार वैल्यू फेस वैल्यू होता है ना, ये देखो जहाँ कुछ रहेगा गलत तो बताना, पक्का ना। पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू होता है, ठीक है। अब देखो कि किसी भी शेयर्स को, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि डिविडेंड जो मिलता है वो पार वैल्यू पे मतलब फेस वैल्यू पे मिलता है या मार्केट प्राइस में मिलता है? फेस वैल्यू पे मिलता है। अगर मार्केट वैल्यू पे मिले तो रिच हो जाएंगे बॉस, कि 200% देता है, फेस वैल्यू सिर्फ 5 रुपये 10 रुपये, 200% बोला तो 20 रुपया ज़्यादा। समझा कि नहीं समझा? डिविडेंड पता है ना, डिविडेंड क्या होता है? अभी मैंने मान लीजिए रिसेंटली जो इसमें इन्वेस्ट किया था, कौन सा, ये ट्यूब इंडिया करके था, एक बैंक्रॉफ्ट करके समथिंग, उसमें 3 रुपया जो है पर शेयर का उन लोगों ने दिया, तो मेरा 3 ही शेयर था, तो उसका कुछ उन लोगों ने जो 10 रुपया मेरे को जो है डिविडेंड ट्रांसफर किया। अब डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड हो सकता है, फाइनल डिविडेंड हो सकता है। इंटरिम डिविडेंड मतलब साल में एक बार मिलता है, फाइनल डिविडेंड मतलब लास्ट में, मतलब इंटरिम डिविडेंड 6 मंथ और फाइनल डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग होता है, वहाँ पे डिसाइड किया जाता है, एजीएम जो है वो सब प्रोसेस होता है। क्या हम लोग आगे बढ़ें? बाकी अंडर राइटिंग ऑप्शनल होता है। अंडर राइटर मतलब बताया मैंने आपको, एक तरीके का गारंटी देता है, जो भाई अगर शेयर्स मार्केट में आईपीओ सारे सब्सक्राइब नहीं हुए तो मैं क्या करूँगा, सब्सक्राइब, ठीक है ना, बोर नहीं फील हो रहा है ना, पक्का ना। देखो, इट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट इफ इशू वॉज नॉट अंडर रिटन एंड वॉज नॉट एबल टू कलेक्ट द 90% ऑफ द अमाउंट ऑफर्ड टू द पब्लिक, द एंटायर अमाउंट कलेक्टेड वुड बी रिफंड टू द इन्वेस्टर्स। हो सकता है कि भाई अगर 90% नहीं सब्सक्राइब हुआ और अंडर राइटर भी नहीं हुआ उतना परसेंट 90%, तो क्या किया जाएगा, वो पैसा वापस से इन्वेस्टर को रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम पॉसिबिलिटीज होता है जहाँ पे रिफंड होता है। मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, अंडर राइटर रहता है वो खरीद ही लेता है उतना क्या शेयर्स। एक चीज़ और ध्यान रखो, इसमें बहुत सारा ये भी होता है कि बहुत सारे लोग ना पब्लिक इशू इसीलिए करते हैं कि पहले से स्टार्टिंग से जो ओनर हुए हैं
वो ओनर को अपना शेयर्स बेचना होता है, वो पब्लिक इशू कर देते हैं और वो सेल कर देते हैं और पैसा मोटा रकम लेके गायब भी हो जाते हैं। समझा कि नहीं समझा? अच्छा, तो बहुत सारे लोग प्रमोटर होल्डिंग कम करने के लिए भी जो है इशू पब्लिक इशू करते हैं। इंडिया में थोड़ा सा मैनिपुलेटेड है, बट ठीक है, बहुत सारा जो है इसके अंदर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही आपको पता रहेगा। मम्मा अर्थ का था, वो रिजेक्ट हो गया था। मम्मा अर्थ का वो रिजेक्ट होना भी चाहिए क्योंकि उनका खुद का कुछ डिस्टेंस नहीं था, मतलब उनकी फैक्ट्री नहीं थी। दे मैन्युफैक्चर फ्रॉम समवेयर और फिर वो अपना लेबलिंग करके बेचते हैं प्रोडक्ट। इसी वजह से खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना बहुत जरूरी है। नाउ FII, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल अलाउड टू ऑपरेट इन द इंडियन मनी मार्केट। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जैसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, फिर उसके बाद जो है यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, अलग अलग ऐसे रिसिप्ट बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं ना, हाँ, ADR और GDR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन GDR मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अभी ध्यान दो ना प्लीज। बंद कर दिया क्या भाई? चालू कर दे भाई, AC चालू है ना? ठंडी लग रहा है? गरम लग रहा है मैडम? गरम। मेरे को तो ऐसा चाहिए जब मैं लेक्चर लूँ तो ऐसा स्नोफॉल होना चाहिए हिमाचल में जैसा, इतना अच्छा लगेगा ना। क्या मतलब है? AC लाइट तो वैसे भी जाएगा, थोड़ा चिल्ड होके जाओ ना बाहर। ए भाई अल्ट्रा मत कर। नहीं नहीं, मतलब इतना ठंड मुझे बर्दाश्त है। हिमाचल में तो ये नॉर्मल ठंड होती है, इससे भी ज़्यादा ठंड होती है। वैसे साल में हर साल में एक बार तो हिमाचल में जाता ही हूँ, मोस्टली नवंबर के मंथ, दिसंबर के मंथ में, क्योंकि वहाँ पे बर्फ बारिश होने का चांसेस है। हम लोग थोड़ा कंटिन्यू करें सर प्लीज, ठीक है। तो ये FII मतलब बोला फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब बाहर के कंपनी, जैसे ADR मैंने आपको बताया, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, GDR मतलब ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट। इसके थ्रू क्या कर सकता है, ये वाला दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकता है और दूसरे कंट्री वाला अपने इंडियन मार्केट में क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये कैपिटल मार्केट का रिफॉर्म है कि FII को भी क्या किया गया, अलाउ किया गया। लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट एक केस है जहाँ पे कैपिटल गेंस के ऊपर टैक्स लगा दिया गया, GST लगा दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल वाले क्या कर रहे हैं, अपना इंडियन मार्केट से पैसा उठा के कैपिटल फ्लाइट कर रहे हैं दूसरे कंट्री में। ये हमारे लिए एक नेगेटिव चीज़ है कि हमारे इंडियन मार्केट से FI जो है ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं, तो वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, वो हमारे कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कैपिटल फ्लो सिर्फ डोमेस्टिक का हो जाएगा। तो अगर हमारी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। नाउ एक्सेस टू द ग्लोबल फंड मार्केट, राइट, जो मैंने आपको बताया ADR GDR का एग्जांपल दिया मैंने, ये सेम चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। ADR का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। GDR मतलब ग्लोबल डिपॉजिट, 12th SP का फर्स्ट चैप्टर में दिया है, ठीक है। सिक्योरिटीज लॉ, दैट मीन्स अमेंडमेंट एक्ट 2014, बहुत सारे जो है, जो एक्ट है सिक्योरिटीज एक्ट 2014 में जो अमेंड किया गया था, अमेंड मतलब कुछ कुछ चेंजेस किए गए थे। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेडेशन हुआ, आजकल लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा हो गए अब, लेकिन जो कानून जब बना था तो उस टाइम पे डिजिटली उतना नहीं था, तो उसके अंदर क्लॉज ऐड नहीं किए थे, सेक्शन ऐड नहीं किया गया था। तो हम क्या करेंगे, एज पर दी करंट सिचुएशन के हिसाब से, एज पर दी करंट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से हम क्या करेंगे, वहां पे क्लॉज ऐड कर देंगे, तो उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। मतलब पहले का कानून सेम रहेगा, लेकिन उसके अंदर हम और एक्स्ट्रा क्लॉज ऐड कर देंगे ताकि आज के टाइम पे कोई ऐसा माल प्रैक्टिस नहीं कर सके, ठीक है। नाउ द सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2014 पास्ड इन अगस्त गिव द सेबी मोर अथॉरिटी, मतलब सेबी को क्या किया, ज्यादा पावर दे दिया, जहां पे सेबी क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है। अब एसी के चक्कर में तुम लोग लास्ट लेग में मजाक कर रहे हो तुम लोग, हाँ। इट अलाउ द सेबी टू टेक बैक दी अनलॉफुली ऑन प्रॉफिट, ठीक है। मतलब अगर उसने सही से लीगली प्रोसीजर से, लीगलिटी अगर मतलब लीगल तरीके से अगर उसने नहीं कमाया, तो बाकी जो इलीगल है वो पैसा क्या कर सकता है, अपने पास वापस से कलेक्ट कर सकता है। सर्च एंड द साइज सेटल केसेस अटैच प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे लोग जो है ऐसा जो माल प्रैक्टिस अल्ट्रेशन करते हैं या जो लोग इन्वेस्टर्स को फ्रॉड करते हैं, उस केस में पैसा क्या करता है, सेबी अपने पास रख लेता है, उसके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज करता है, प्लस उसको ऊपर केसेस भी चलाए जाते हैं। ये सारे जो है रिफॉर्म्स आए थे, ठीक। न्यू इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से है देख लो एक बार प्लीज। न्यू इंस्ट्रूमेंट में क्या है, सेवरल न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैव बीन इंट्रोड्यूस आफ्टर 1992। अच्छा, ये 1992 इसलिए बोला जाता है क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारा 1991 में आया था। क्या हुआ कुछ
ये भाई क्यों 5 मिनट के लेक्चर के लिए तुम इतना नहीं। अरे बाबा 5 मिनट वेट, मैंने किसी को टाइम शेड्यूल भी दिया 12 बजे कॉलिंग का, अभी कॉल आएगा मेरे को। तो 1992 हमेशा क्यों? क्योंकि हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कभी आया था 1991 में, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था, इसीलिए बार बार उसी टाइम पे रिफॉर्म का, जैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, जिसके अंदर सिक्योर्ड प्रीमियम नोटिस, वारंट्स, जीरो कूपन्स बॉन्ड। अभी ये जीरो कूपन्स बॉन्ड जो होता है, एक बार नेट पे सर्च कर लेना यहाँ पे कूपन बॉन्ड। अच्छा कूपन क्यों होता है? मतलब जो बॉन्ड्स होते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमको मिलता है उसको हम लोग कूपन्स बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ डीप डिस्काउंट्स बॉन्ड्स, डिस्काउंटेड बॉन्ड्स, फ्लेक्सिबल बॉन्ड्स, लॉयल्टी कूपन्स एक्सेट्रा, ये